तुम्हारी सारी फसल तबाह हो गई है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हें हर माह शाही खजाने से 1000 दिरहम मिला करेंगे। अरे हमारा बादशाह बहुत अच्छा है, बड़ा नेक दिल इंसान है वो। मैं बादशाह के पास जा रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कहत ने सबकी फसलें तबाह कर दी हैं, हम भी बादशाह के पास चलते हैं। वो लोग जिनकी फसलें तबाह हो जाती हैं महल में बादशाह के पास आते हैं। क्या परेशानी है आपको? कहाँ से आए हैं आप लोग और ये सारे आपके साथ है क्या? जी बादशाह हजूर, हम दूर के एक गांव से आए हैं। कहत ने सारी फसलें तबाह कर दी हैं। ठीक है, तुम सबको शाही खजाने से साल का अनाज मिल जाएगा। बादशाह अपने वजीर को बुलाता है और वजीर को हुक्म देता है। जी बादशाह सलामत, आपने मुझे याद किया। सारे गांव में कहत आ गया है, सबकी फसलें तबाह हो गई हैं, सारे गांव में अनाज पहुंचाया जाए। जी बादशाह सलामत, जो आपका हुक्म, आप सब लोग मेरे साथ आइएगा। अच्छा बादशाह था और अब इसके बुरे दिन शुरू होने वाले थे। उन्हीं दिनों की बात है कि पास ही एक जंगल जो बादशाह की सल्तनत में आता है, उस जंगल में एक बुजुर्ग आदमी जख्मी हालत में पड़ा हुआ एक लड़के को मिलता है। लड़का बुजुर्ग को अपने साथ घर ले आता है। ये बूढ़ा आदमी कौन है? ये बुजुर्ग जंगल में जख्मी पड़े हुए थे। इसके बाद लड़का अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो जाता है। वो खेतों में जाता है, काम करता है और उधर वो बुजुर्ग जो लड़के के पास ठहरा होता है वो दिन ब दिन पहले से बेहतर होने लगता है। बाबा जी, आपकी कैसी तबीयत है? बेटा मेरी तबीयत ठीक है, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। बाबा जी, आपके लिए सफ़र करना ठीक नहीं है। बेटा मैंने बहुत दिन तुम्हारे पास रह लिया है, अब मुझे निकलना होगा। मुझे बताओ क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है ज़िंदगी में? मैं शायद तुम्हारे किसी काम आ सकूं। बाबा जी, ख्वाहिश तो मेरी कोई नहीं है। जब मैं बच्चा था मेरी अम्मी मुझसे कहती थी तुम एक दिन राजा बनोगे। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूँगा, शायद तुम एक दिन राजा बन जाओ। अच्छा मैं चलता हूँ। बादशाह सलामत, बाहर एक बुजुर्ग आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। कौन है वो बुजुर्ग जी? उसे बुला कर ले आए। आइए, आपको बादशाह बुला रहे हैं। जी जी ज़रूर। क्या सलामत, तुम्हारी सल्तनत में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है जिससे तुम्हारी राया खतरे में चली जाएगी। इससे निकलने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम अपना तख्त छोड़ दो या फिर अपना ईमान छोड़ दो। अच्छा मेरे पास सोचने का वक्त भी नहीं है, बस 2 दिन का टाइम मिला है। अच्छा मैं आपको सोच कर बताता हूँ और आपको जवाब देता हूँ। के बाद बादशाह परेशान अपने घर जाता है और अपनी बेगम को सारी बात बताता है। क्या उसने सारे लोगों के सामने ऐसा कहा? जी सारे लोगों के सामने उसने ऐसा कहा कि राया के लिए तुम्हें एक चीज छोड़नी पड़ेगी। अब एक शय छोड़नी पड़ेगी वरना लोग कहेंगे कि हमारा बादशाह कितना लालची है। ठीक है, उससे जाकर कहना कि ईमान नहीं छोड़ सकता, बादशाही छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं बादशाही छोड़ देता हूँ, ईमान नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वो बुजुर्ग आदमी? उसे बुलाकर लेकर आओ। नहीं बादशाह सलामत, आपको उस बूढ़े आदमी के बातों में नहीं आना चाहिए। वो जब से यहाँ से होकर गया है मेरा बेटा शदीद बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा। जी बादशाह सलामत, जो आपका हुक्म, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ।
वजीर इसके बाद सिपाहियों को अपने साथ लेकर उस बुजुर्ग को ढूंढने निकल जाता है। वो लोगों से पूछता है कि वो कहाँ पर ठहरा हुआ था और इस वक्त वो उन्हें कहाँ पर मिलेगा। लोग उसे बताते हैं कि वो एक लड़के के पास ठहरा हुआ था, शायद वहाँ से तुम्हें मिल जाए। वजीर लोगों से उस लड़के का नाम और पता पूछता है और फिर बुजुर्ग को तलाश करने के लिए उस लड़के की तरफ चल पड़ता है ताकि उसका कुछ पता लगाया जा सके। यही उस लड़के का घर है। जी कौन है आप, किससे मिलना है? आपके यहाँ कोई बुजुर्ग ठहरा था, बादशाह ने उसे तलब किया है, उसको बाहर लेकर आओ। वो यहाँ रहते थे लेकिन वो चले गए हैं, लेकिन मुझे पता है वो कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तुम हमें बता दो वो कहाँ पर मिलेगा। बाहर बादशाह के वजीर और सिपाही आए थे। वो उस बूढ़े आदमी का पूछ रहे थे। वो बूढ़े आदमी को क्यों ढूंढ रहे हैं, उसने क्या कहना है? इधर वजीर सिपाहियों को साथ लेकर जंगल में उस बूढ़े आदमी को तलाश करने के लिए निकल जाता है। आखिरकार वो उसकी झोंपड़ी पर पहुंचते हैं। आप तो बादशाह के वजीर हैं, मैंने आपको महल में देखा था। आपको बादशाह ने तलब किया है, उनका बेटा शदीद बीमार है। तुमने कहा था कि मैं बादशाही छोड़ दूं या फिर ईमान छोड़ दूं, तो मैं बादशाही छोड़ रहा हूं। पता चला है आपका बेटा भी बीमार है। हाँ, मेरे बेटे को तुम्हें ठीक करना होगा। बूढ़ा आदमी दम करता है, बादशाह का बेटा ठीक हो जाता है। बूढ़ा आदमी बादशाह को एक दिन का टाइम देकर चला जाता है। बादशाह और उसकी बीवी महल से निकलने की तैयारी करते हैं। अब यहाँ का बादशाह कौन बनेगा? मुझे कुछ नहीं पता, शायद वो बूढ़ा आदमी ही खुद बादशाह बनना चाहता होगा, इसीलिए उसने हम पर जादू कर दिया था। बूढ़ा बुजुर्ग उस लड़के के घर जाता है और उसे बाहर आवाज देता है। अरे बाबा, आप यहाँ, आपको वजीर उसके सिपाही ढूंढ रहे थे। हाँ मुझे पता है, तुम मेरे साथ आओ, तुमसे काम है ज़रूरी। बादशाह सलामत, मुझे बुजुर्ग ने भेजा है। अच्छा, तो वो बुजुर्ग खुद बादशाह नहीं बनेगा, उसने तुम्हें भेजा है। तुम अब बादशाह बनोगे मेरी जगह पर। क्या मैं बादशाह बनूंगा? मैं उस बुजुर्ग से पूछता हूँ। बादशाह सलामत, यही वो लड़का है जिसको बुजुर्ग ने आपकी जगह पर भेजा है। ठीक है, मैं आज से यहाँ का बादशाह नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस लड़के को मेरी जगह पर तख्त पे बिठा देना। इसके बाद बादशाह अपने घर आता है, बीवी को बताता है। वो सल्तनत को छोड़कर महल से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। क्या तुम आ गए हो? क्या हमको अभी और इसी वक्त जाना पड़ेगा? क्या हम लोग कल को नहीं जा सकते? नहीं नहीं, कल सुबह मैं अपनी जगह पर उस लड़के को तख्त पर बिठाऊंगा और बादशाह बनाने के बाद फिर हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। अभी यहाँ से नहीं जा रहे हैं, हम कल को जा रहे हैं। लेकिन तुम जाने की तैयारी कर लो, अब ये जगह हमारे लिए नहीं है, अब यहाँ का कोई और बादशाह है। क्या हम सारा कुछ साथ लेकर जाएंगे या फिर यहाँ पर ही छोड़ जाएंगे? और सुनो, ये वाले कपड़े पहनकर मत आना, ये कपड़े यहीं पर छोड़ देना। पुराने कपड़े पहनकर जाना, वरना लोग हम पर हंसेंगे।
बादशाह सलामत, मुझे सब कुछ बुजुर्ग ने बता दिया है। ठीक है, आज से तुम यहाँ के बादशाह हो, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। बुजुर्ग ने कहा था तुम यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ पर आपको कोई ना जानता हो। ठीक है, मैं कभी दोबारा यहाँ किसी को नजर नहीं आऊंगा। हम यहाँ पर नहीं रह सकते, अब हमें चलना होगा। जी ठीक है, चलो। इसके बाद बादशाह और उसकी बेगम भेष बदलकर बच्चों को अपने साथ लेते हैं और रियासत से निकल पड़ते हैं। उनको कुछ पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, किस तरफ को जाना है। रास्ते में रात हो जाती है। वो जंगल में से गुजरते हुए एक झोंपड़ी को देखते हैं जो बिल्कुल खाली और वीरान पड़ी होती है। रात गुजारने के लिए वो झोंपड़ी में रुक जाते हैं। ये झोंपड़ी खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। रात गुजारने के लिए जगह मिल गई है। अभी हमें खाना भी ढूंढना है। इसके बाद बादशाह और उसकी बेगम पास मौजूद गांव की तरफ जाते हैं ताकि खाने के लिए उन्हें कुछ मिल सके। खाने के लिए उनको कुछ भी नहीं मिलता। भूख बहुत लगी हुई है, खाना भी नहीं मिला। मेरे पास अंगूठी है, मैं उसको बेच कर आती हूँ। क्या यहाँ किसी सुनार की दुकान है? आपने सुनार को क्या बेचना है? मुझे ये अंगूठी बेचनी है। हमारे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास खाना नहीं है। मैं आपके बच्चों को खाना दे देती हूँ। सुनार की दुकान पास वाले गांव में है। हमको बहुत भूख लगी थी, इस खाने के लिए आपका शुक्रिया। क्या तुमने अंगूठी बेच दी? ये खाना तुम्हें अंगूठी बेचकर मिला है? नहीं नहीं, अंगूठी अभी नहीं बेची। खाना खाकर मैं साथ गांव में किसी कामकाज की तलाश में जाता हूं जिससे हमें कुछ पैसे मिल सकेंगे। ठीक है, मैं तब तक सुनार की दुकान पर अंगूठी बेचकर आती हूँ। बच्चों, तुमने कहीं नहीं जाना, यहीं पर रुकना। मेरे पास एक अंगूठी है, मैंने उसको बेचना है। क्या आप वो अंगूठी खरीद लेंगे? जी अंगूठी खरीद लूंगा। आप यहाँ बैठे, मैं घर से पैसे लेकर आता हूँ। इसके बाद सुनार पैसे लेने के लिए घर चला जाता है और औरत को वहीं पर इंतजार करने का कहता है। इसके बाद सुनार एक बहुत ही चालाक औरत के पास जाता है। उसे जाकर कहता है कि मेरी दुकान में एक औरत बैठी हुई है, उसे ले जाकर मेरे घर में कैद कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। उस औरत को मैं तुम्हारे घर में कैद कर दूंगी। उसके लिए पैसे लगेंगे। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। बहन, तुम उस लालची सुनार के हाथों में कैसे फंस गई हो? वो तो एक बेवकूफ इंसान है। मैं तुम्हें दूसरे सुनार के पास लेके जाती हूँ जो तुम्हें अंगूठी की ज्यादा कीमत देगा। क्या ये एक बेईमान सुनार है? मुझे नहीं पता था। चलो, मैं तुम्हारे साथ दूसरे सुनार के पास चलती हूँ। क्या वो अंगूठी के ज्यादा पैसे देगा? वो उसे एक घर में बिठाकर इंतजार करने का कहती है। ठीक है, मैंने उस औरत को तुम्हारे घर में कैद कर दिया है। कैद करके मैंने उस औरत को बाहर से ताला भी लगा दिया है। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया। उधर बादशाह के दोनों बच्चे वहां पर बैठे बैठे कुता जाते हैं। दोनों उठते हैं और नदी पर खेलने के लिए चल देते हैं।
बादशाह के दोनों बच्चे नदी पर खेलते हुए नदी में गिर जाते हैं और एक लड़का उन्हें वहां से बचा लेता है। वो आदमी जिसने इन दोनों बच्चों को बचाया होता है कोशिश करता है कि ये अपने माँ बाप के पास वापस चले जाएं, लेकिन बच्चों को कुछ पता नहीं होता कि उनके माँ बाप कहाँ हैं और उनका नाम क्या है। ये कौन है? आप किसके बच्चे ले आए हो? ये दोनों नदी में डूब रहे थे। ये पता नहीं किसके बच्चे हैं। पता नहीं इनका माँ बाप कौन है। ये किसी अच्छे घर के बच्चे लगते हैं। हमें इनकी इत्तला महल में देनी चाहिए। ठीक है, आप जाकर बता आए। इसके बाद वो लड़का महल में जाता है और बादशाह को इतला देता है कि उसके घर में 2 बच्चे रुके हुए हैं। वो पता नहीं किसके बच्चे हैं, दोनों नदी में डूब रहे थे। वो उन्हें बचाकर अपने घर ले आया है। वो बताता है कि उसने आसपास के गांव में भी लोगों से इन बच्चों के बारे में पूछा है, लेकिन इन बच्चों को कोई भी नहीं जानता। वो बादशाह को बताता है कि दोनों बच्चों को अपने माँ बाप के नाम का भी नहीं पता। अगर वो टाइम पर ना पहुंचता तो दोनों बच्चे नदी में डूबकर मर गए होते। बादशाह उसे इस बात पर शाबाश देता है कि उसने 2 बच्चों की जान बचाई। लड़का कहता है कि अगर उसके असल माँ बाप उन्हें ढूंढते हुए आए तो उन्हें उसके पास भेज दीजिए। इसके बाद बादशाह अपने वजीर को कहता है कि हमारी सल्तनत में 2 बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं मिल रहे, जल्दी से जल्दी उनके माँ बाप को ढूंढने की कोशिश की जाए। बादशाह वजीर को ये भी कहता है कि वो इन दिनों बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उसके ज़िंदगी के दिन कम हैं, जल्दी ही वो एक कबूतर उड़ाएगा। वो कबूतर सल्तनत में जिसके भी सर पर बैठेगा वो अगला बादशाह बन जाएगा। अगले दिन पूरी रियासत में ऐलान हो जाता है। किले के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। बादशाह वहां पर कबूतर को उड़ाता है और कबूतर एक ऐसे आदमी के सर पर जाकर बैठ जाता है जिसे बादशाह बना दिया जाता है। ये वही आदमी होता है जो अपनी रियासत छोड़कर आया होता है। इसके बाद इस रियासत का बादशाह अगले ही दिन फोत हो जाता है और ये आदमी जो अपनी बादशाहत छोड़कर आया होता है इस रियासत का बादशाह बन जाता है। बादशाह बनने के बाद ये वजीर को हुक्म देता है कि उसकी बीवी और बच्चे गुम हो गए हैं, उन्हें ढूंढा जाए और ढूंढकर उसके पास लाया जाए। वजीर उसी दिन आसपास के सारे देहात में जो उसके जासूस होते हैं उन तक खबर पहुंचा देता है और उन्हें हुक्म देता है कि बादशाह की बीवी और बच्चे गुम हो गए हैं, उन्हें ढूंढा जाए और ढूंढकर कोशिश की जाए कि जल्दी से जल्दी महल में लाया जाए। इसके बाद वजीर महल में वापस आ जाता है। वजीर महल में वापस आता है और वापस आकर बादशाह को इतला देता है कि उसने आसपास के सारे देहात में अपने लोगों को पैगाम पहुंचा दिए हैं। सभी उसके बीवी और बच्चों को ढूंढने में लगे हुए हैं। जैसे ही वो मिलेंगे आपके बीवी और बच्चों की इतला हमें यहाँ पर मिल जाएगी। बादशाह वजीर को बताता है कि आखिरी वक्त पर उसकी बेगम एक सुनार के पास अंगूठी बेचने गई थी, उसके बाद वापस नहीं आई। अगले दिन बादशाह के जासूस महल में आकर इतला देते हैं कि उन्हें वो सुनारा मिल गया है जिसके पास उसकी बेगम आखिरी वक्त में गई। जैसे ही बादशाह को पता चलता है कि वो सुनार मिल गया है तो वो उनके साथ चल देता है ताकि सुनार के पास जाकर अपनी बेगम और बच्चों का पता कर सके। बादशाह और वजीर सुनार की दुकान पर आते हैं। बादशाह जैसे ही सुनार की दुकान में दाखिल होता है सुनार की दुकान में बादशाह को सबसे पहले सामने पड़ी हुई वो अंगूठी नजर आ जाती है जो उसकी बेगम की होती है। बादशाह अंगूठी देखकर अंगूठी को उठा लेता है और सुनार से कहता है, ये अंगूठी आपने कहाँ से खरीदी थी? ये तो बड़ी प्यारी और बड़ी महंगी अंगूठी है, मुझे ये अंगूठी खरीदनी है, क्या आप ये मुझे बेच देंगे? सुनार बड़ी खुशी से ये अंगूठी बादशाह को बेचने के लिए राजी हो जाता है। बादशाह अंगूठी ले लेता है और कहता है कि इसके पैसे कल उसे दुकान पर पहुँचा दिए जाएंगे। सुनार कहता है कोई बात। बादशाह वजीर और सिपाहियों को सुनार के घर भेजता है ताकि पता चलाया जा सके कि उसके घर में कौन कौन रहते हैं। जब वो घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने बादशाह की बीवी को अपने घर में कैद करके रखा हुआ है सुनार ने। वो आकर बादशाह को इतला देते हैं कि उनकी बेगम को सुनार ने अपने घर में बांदी बनाकर रखा हुआ है। बादशाह वजीर को भेजता है, 7 सिपाही जाते हैं, वो बादशाह की बेगम को लेकर आते हैं।
वजीर सिपाहियों के साथ सुनार के घर आता है और बादशाह की बेगम से कहता है कि आपको महल में बादशाह सलामत ने तलब किया है। वो आगे से कहती है ठीक है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे इत्तला देनी होगी जिस आदमी के पास मैं रहती हूँ। वजीर उसे कहता है कि आपको किसी को भी इत्तला देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपको बादशाह सलामत ने तलब किया, आपको अभी इसी वक्त आना होगा। ये बात सुनने के बाद वो बादशाह के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही महल में पहुंचकर वो बादशाह को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। या सामने उसका शोहर होता है। वो बादशाह को अपने बारे में सारा कुछ बताती है, क्या क्या उसके साथ हुआ। सारी कहानी सुनने के बाद बादशाह बड़ा गुस्सा होता है। वो सिपाहियों और वजीर को हुक्म देता है कि सुनार को पकड़कर उसके सामने महल में लाया जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। वजीर सिपाहियों को साथ लेकर सुनार की दुकान पर आता है और सुनार को कहता है कि आपको बादशाह ने तलब किया है। वो सुनार को लेकर बादशाह के पास आता है। जैसे ही सुनार महल में दाखिल होता है, बादशाह वजीर को इशारा करता है कि इसे पकड़कर कैद में डाल दिया जाए। सुनार को इन सारे मामलात की समझ नहीं आती। वो पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। वो भी पूछ ही रहा होता है कि वजीर उसे पकड़ता है और उसे लेकर चल देता है। उधर वो आदमी जिसके पास बादशाह के दोनों बच्चे होते हैं, उसे भी पैगाम भिजवा दिया जाता है। जब वो अपने दोनों बच्चों को लेकर बादशाह के पास आता है तो बादशाह उन्हें देखकर फौरन पहचान लेता है। जब बादशाह को पता चलता है कि इस आदमी ने उसके दोनों बेटों की जान बचाई है तो बादशाह उस आदमी पर बहुत खुश होता है, उसे बहुत इनाम देता है। वजीर बादशाह के कहने पर उस आदमी को शाही खजाने में लेकर आता है और वहाँ से उसे बहुत ज्यादा सोना और चांदी देता है। दोनों बच्चे अपने बाप को देखकर खुश हो जाते हैं और अपनी माँ के मुतल्लिक पूछते हैं। बादशाह उन्हें कहता है कि मेरे साथ आओ। इस तरह बादशाह बच्चों को लेकर अपनी बेगम के पास आ जाता है। चारों फिर हंसी खुशी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। वो बादशाहत जिस बादशाहत की कुर्बानी उसने अपने ईमान को बचाने के लिए छोड़ दी थी, वो बादशाह दोबारा उसके पास आ गई थी। वो चारों दोबारा से फिर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।